नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में वो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया का ये पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा 15 दिसंबर से 18 दिसंबर का होगा। ये यात्रा पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत की बढ़ती डिप्लोमेटिक मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए काफ़ी अहम है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत 15 से 16 दिसंबर को जॉर्डन से करेंगे। इसके बाद वो 16-17 दिसंबर को इथियोपिया जाएंगे और फिर 17 से 18 दिसंबर के बीच ओमान में अपनी यात्रा खत्म करेंगे। ये दौरा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने और प्रमुख साझेदार देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की कूटनीतिक कोशिश का हिस्सा है। ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए G20 समिट में शामिल होने के तुरंत बाद हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत ने सबके साथ मिलकर विकास और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया था। तो अगले हफ्ते 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो 15 से 18 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक 3 देशों के दौरे पर रहने वाले हैं। तो अगले हफ्ते 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। 15 से 18 दिसंबर तक प्रधानमंत्री का ये दौरा रहेगा। और खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक 3 देशों की यात्रा पर रहने वाले हैं और डिप्लोमेटिक तौर पर इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि नया साल का जब आगाज होगा उससे पहले ये आखिरी दौरे माने जाएंगे विदेशों के बीच में। जहां जहां जाते रहे उनकी जो सफलता, उनके साथ में जो मेमोरेंडम हमारे जितने भी हस्ताक्षर हुए हैं उनके अगर तौर पे देखा जाए तो ये जॉर्डन का, इथियोपिया का, ओमान का ये बेहतरीन दौरा है। क्योंकि इसके लिए जो चीजें अब ग्लोबल स्तर पर बन चुकी हैं। जब पुतिन जी आए थे उसके बाद में कल एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का आता है तो वो पूरी तरीके से इनकी दोस्ती को, इनकी पूरी विजिट को गलत तरीके से देख रहे हैं। मतलब यूं कहें कि सीधे सीधे शब्दों में कि वो चिढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में उन्होंने सीधे न्योता दे दिया है जेलेंस्की को कि आप आइएगा उससे पहले। और ये जहां तक जो अभी एक जानकारी मिल रही है, इनके दौरे प्रस्तावित नहीं थे। तीनों देशों से बात करके और ये तुरंत ही इसको दौरे को बनाया गया और इनको खुद बुलाया जा रहा है कि आप आइएगा और आपके साथ में हम लोग व्यापार और ईंधन और जितने भी आईटी क्षेत्र से जुड़े उन सबके साथ में इनके जो समझौते वाली बात कही जा रही है। और ये अच्छी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक हमेशा फिलॉसफी रही है कि आप बड़े देशों को के साथ में तो आप समझौते कर लेते हो, चाहे ट्रेड हो या किसी भी तरीके से आप करते हो। जब तक आप छोटे देशों को भी तवज्जो नहीं दोगे तो आपकी जो आगे बढ़ने की जो गति है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इस दिशा में जिस तरीके से आपने को पता हो, जब पहला टर्म उनका था, जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ दौरा शुरू करा था? अपने एशिया के देशों में नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं और बांग्लादेश जाते हैं। तो इस हिसाब से अभी बीच में हमने देखा था कुछ ऐसे देश थे जिनकी जो जनसंख्या बामुश्किल 1 लाख या 2 लाख लोगों की रही होगी, वहां पे भी उन्हें गए और उनके साथ में भी कई सारे समझौते करे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जॉर्डन और इथियोपिया और ओमान, इन तीनों देशों के दौरे बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये दौरा बताता है कि प्रधानमंत्री और भी हमारे भारत में रहे, लेकिन आज तक उन्होंने इन देशों में, ऐसे देशों में जाना उचित ही नहीं समझा। जी बिल्कुल। और रमेश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जॉर्डन, इथियोपिया के दौरे पर इस बार वो रहने वाले हैं, ओमान भी वो जाएंगे, लेकिन इथियोपिया वो पहली बार जा रहे हैं। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत ने डिप्लोमेटिक तौर पर कितनी ज़्यादा प्रगति की है। अब पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ एक अलग ही नज़रिए से देखती है।
इससे पहले के भारत में और अब के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई देशों के साथ हमने बहुत अच्छे संबंध यहाँ पर बना लिए हैं। अभी रूस के राष्ट्रपति जिस तरीके से भारत दौरे पर रहे, उस दौरे को भी काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से यहाँ पर देखा गया, क्योंकि आने वाले समय में भारत के लिए ये दौरा काफ़ी अहम माना गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जॉर्डन, इथोपिया और ओमान जाएंगे। यहाँ पर भी डिप्लोमेटिक तौर पर भारत की जो एक रणनीति है उसका परचम लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, जो आने वाले भविष्य के लिए भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा लगता है कि सकारात्मक पहलू लेकर आएगा। देखिए, आपने बिल्कुल कहा, इथोपिया जैसे देशों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का जाना तो ये बताता है कि छोटा देश भी उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो तीनों देश हैं, इनकी जो भौगोलिक जो स्थिति है वो खेती बाड़ी है, छोटे काम धंधे हैं। तो हमारा जो देश है वो हमेशा से कोशिश कर रहा है कि हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, और ऐसे में हम लोग वहाँ, और इन देशों में बाजरा ज्यादा हो रहा है, और जो मक्के की जो नई नई फसल और नई नई जो किस्म की चीजें हैं वो हो रही। तो वहां से जब खाद्यान्न पदार्थों का आदान प्रदान जब होगा तो जाहिर सी बात है किसी तरीके की कमी ना वो वाले देश महसूस कर पाएंगे, ना हम लोग कर पाएंगे। ये चीजें हो क्यों रही हैं? इसके पीछे थोड़ी सी थ्योरी को हमें समझना पड़ेगा। साहिल जी, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है उसके बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा पाकिस्तान के बीच में होता है वो सिर्फ कहने भर का था, वो कागज में था। वो लड़ाई कौन लड़ रहा था? तुर्की लड़ रहा था, चाइना लड़ रहा था। तो जब इन देशों ने हमारे साथ में लड़ाई कह लो या फिर कोई तनातनी कह लो, जो हुआ था उस बीच में, लेकिन उसके बाद में चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलके हमारे से जुड़े हुए जितनी भी ग्लोबल स्तर पे जितनी भी कंट्री थी उनको इन्होंने चुगली करना शुरू करा, उनको दूर करना शुरू करा। हालांकि यूएन की जो सालाना जो बैठक है उसमें हमारे विदेश मंत्री ने जाके इस बात का खंडन भी करा, बताया, क्योंकि बीच में जब हमारे जो कई सारे जो दल उसमें पक्ष के थे, विपक्ष के भी सांसद भी जब गए थे, जो हमारी जो सफलता जो थी ऑपरेशन सिंदूर में वो जाके उन्होंने बताया, उसके बाद में चीजें बदली। अब ये जो ऐसे देश हैं, इन देशों को भी गलत तरीके से हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाना ये पाकिस्तान और चाइना मिलके कर रहे हैं। अब उनको साथ किसका मिल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का। क्योंकि ग्लोबल स्तर पर अगर देखा जाए तो कई धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा ऐसा है जिसमें पुतिन, हमारा भारत और कई सारे नाटो के देश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनको डरा रहा है, धमका रहा है पाकिस्तान और अमेरिका। और अगर ऐसे देशों के छोटे छोटे देश भी जब हमारे कतार में जुड़ेंगे, हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो आगे की लड़ाई जो जिस तरीके से चीजें आगे बनती जा रही हैं, तो ये देश की मजबूती हमें संबल देगी। जी चलिए, डॉक्टर रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और डिप्लोमेटिक तौर पर इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं भारत के एविएशन सेक्टर में इन दिनों हलचल मची हुई है। 2 दिसंबर से शुरू हुए बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसलेशन के बाद यात्रियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाते हुए इंडिगो को अपने फ्लाइट शेड्यूल में 5% की कटौती करने का आदेश दे दिया है। इसका मतलब है कि रोजाना चलने वाली करीब 110 फ्लाइट्स अब दूसरी एयरलाइंस को अलॉट की जा सकती हैं ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। डीजीसीए का कहना है कि इंडिगो पिछले कई दिनों से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम नियमों और क्रू की कमी की वजह से लगातार रुकावटों का सामना कर रही थी। फ्लाइट्स कैंसिल होने से एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई और लाखों यात्री फंस गए। डीजीसीए ने एयरलाइन से साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उसका क्रू और ऑपरेशन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वो कम शेड्यूल पर ही चलें। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन को इस बारे में बता दिया गया है और कौन कौन सी उड़ानें कम की जाएंगी इसकी सूची तैयार की जा रही है। उधर लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इंडिगो के बड़े पैमाने पर हुए फ्लाइट कैंसिलेशन संकट पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से देख रही है और डीजीसीए सहित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि संकट को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि इंडिगो के अंदर फ्लाइट क्रू के अतिरिक्त रोस्टर और ड्यूटी शेड्यूलिंग में गंभीर गड़बड़ी हुई है,
जिसने पूरे नेटवर्क में चेन रिएक्शन पैदा कर दिया। इसके अलावा शीतकालीन शेड्यूल, खराब मौसम, तकनीकी गड़बड़ियों और एयर ट्रैफिक कंजेशन से हालात और बिगड़े। एविएशन मिनिस्टर नायडू ने बताया कि डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जांच पूरी होने पर एयरक्राफ्ट एक्ट और रूल्स के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया, सुरक्षा पूरी तरह नॉन नेगोशिएबल है। किसी भी एयरलाइन को यात्रियों के साथ कठोर या असंवेदनशील व्यवहार की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिगो को अपनी क्षमता और नेटवर्क को फिर से संरचित करने की सलाह दी गई है। फ्लाइट ऑपरेशन अब सामान्य हो रहे हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी जारी है। वहीं संसद भवन में सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पीएम मोदी समेत सभी एनडीए सांसद शामिल हुए। बैठक में एनडीए नेताओं की तरफ से बिहार चुनाव में शानदार जीत के लिए पीएम मोदी का सम्मान किया गया। इस दौरान पीएम ने सांसदों को संबोधित किया और कई मुद्दों पर बात भी की। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों को जनता से जुड़ने की बात कही। संसद भवन परिसर में हुए एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक को लेकर बताया कि पीएम मोदी ने सारे सांसदों को देश के अपने राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए क्या क्या करना है उस पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही रिफॉर्म पर जोर दिया गया। केवल आर्थिक नहीं बल्कि हर क्षेत्र में रिफॉर्म में किस तरीके से बदलाव होने चाहिए। पीएम ने सांसदों से कहा कि लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करें। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए काम करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि रूल्स रेगुलेशन अच्छा है, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है, ना कि मुश्किल करने के लिए। उधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोनिया को बधाई देते हुए उनके लिए लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पीएम मोदी के अलावा तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन और कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी सोनिया को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उन्हें लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। तमिलनाडु सीएम ने भी सोनिया के जन्मदिन के मौके पर एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दी। स्टालिन ने लिखा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी की कुछ तस्वीरों के साथ उनमें अपने भाषण की क्लिप जोड़कर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में शिव कुमार कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो मुझसे मिलने तिहाड़ जेल में पहुंची थी। वो एक पार्टी कार्यकर्ता को बचाने आई थी और इस बात के लिए उन्हें सलाम करता हूं। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। अदालत में एक याचिका खारिज होने के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया। इस संबंध में एक याचिका खारिज हो गई थी, जिसके खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर 1983 में नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप लगाया गया था। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को यह नोटिस जारी किया है। 1980 की वोटर लिस्ट पर कोर्ट का ये नोटिस सोनिया गांधी को जारी किया गया है। वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप सोनिया गांधी पर लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1980 की वोटर लिस्ट पर कोर्ट का ये नोटिस सोनिया गांधी के नाम जारी किया गया है। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू। नवीन जी, सोनिया गांधी को 1980 की वोटर लिस्ट के आधार पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप उन पर लगा है। एक तरफ देश में एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और उस बीच सोनिया गांधी को नोटिस जारी होना, कैसे देख रहे हैं? साहिल भाई, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो वोट बनाने का काम, वोट जोड़ने का काम, वोट काटने का काम करता कौन और 1980 में कौन करता था? बीएलओ का काम होता था, चुनाव आयुक्त का और इसके चुनाव आयोग का काम होता था। यही कराता था इसको ऑर्गेनाइज। अगर किसी व्यक्ति का सोनिया गांधी ने पर्सनली जाके वहां पे अपना नाम जुड़वाया है या किसी और ने जुड़वाया, पहले तो वो फॉर्म निकाला जाए।
उसमें देखा जाए, यहाँ तो हम तमाम देख रहे हैं लोगों के ऐसे ऐसे नाम जुड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे नाम कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और जो नहीं एग्जिस्ट करते हैं वो वोटर बन रहे हैं जी। उनके बारे में क्या चुनाव आयोग कहता है? नोटिस कोर्ट ने जारी किया, ठीक है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में चुनाव आयोग को भी नोटिस जाना चाहिए सोनिया गांधी के साथ साथ कि भाई आपने वोट बनाया, वोट इश्यू अथॉरिटी कौन है? प्राधिकरण तो वही है जी। तो अथॉरिटी को नोटिस क्यों नहीं गया है? ये एक अपने आप में चौंकाने वाली बात है। नोटिस तो अथॉरिटी को जाना चाहिए कि भाई आपने कैसे बना दिया। अगर वो एनआरआई थी, नॉन रेजिडेंट इंडियन थी, भारत की नागरिक नहीं थी, तो वोट कैसे बन गया 1980 में? उनको तत्कालीन चुनाव आयुक्त जो भी थे या उस समय के जो भी लोग रिटायर हो गए हैं, वो कौन बीएलओ था, वो आज की तारीख में दुनिया में है कि नहीं है? अगर रिटायरमेंट हो गए तो उनसे पूछा जाना चाहिए जी। और सबसे बड़ी अथॉरिटी तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को अगर कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया तो ये लगता है कि जिसने भी पैरोकारी की है इस केस के अंदर, जिसने भी पैरवी की है पूरे तरीके से, इसमें मुझे लगता है सोनिया गांधी की डिफेंस बहुत स्ट्रांग होगा। इसमें कहीं कुछ पैनिक होने वाली सिचुएशन बनती नहीं है। अब मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में, नोएडा में रहता हूँ, मेरा कोई दिल्ली में वोट बनवा दे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी। बीएलओ जिम्मेदार होगा, चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, भाई आपने गलत वोट बनाया कैसे विदाउट वेरिफिकेशन। लेकिन नवीन दुबे जी, जिस तरीके से जो वोट का अधिकार मिलता है वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद, 1980 में सोनिया गांधी एनआरआई थी, अगर उस वक्त उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है तो उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो इस बाबत जानकारी मुहैया कराएं। नहीं, प्रश्न ये है कि 1980 के चुनाव के दौरान अगर उन्होंने वोट डाला है, हाँ, तो निश्चित तौर पर वो दोषी हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ दोषी वो भी तो है जिसने उनका वोट बनाया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई वोट बनाने वाला दोषी नहीं हो, केवल वोट डालने वाला दोषी है, वो कैसे हो सकता है? अगर आप मैं किसी जगह जा रहा हूँ, किसी पार्टी में जा रहा हूँ, अगर मेरे पास इन्विटेशन है तो मैं जाऊंगा ना उसमें, मैं पार्टिसिपेट करूंगा ना उसमें। मुझे एंटाइटलमेंट किसने दिया? प्रश्न इस बात का, क्या उनके पास उस समय इंडियन पासपोर्ट था या इटालियन पासपोर्ट था? ये भी तो जांच का विषय है। बिल्कुल। अगर वो एनआरआई थी तो उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होगा। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच की जरूरत है। लेकिन क्या सरकार ने उसकी जांच करी? या कोर्ट में जिसने भी ये मुकदमा लिखवाया या कोर्ट में जो भी अपनी रिट लगाई, उसके आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो लिया नहीं है। तो जो याचिकाकर्ता वहां गया है और जिसके आधार पर हाउस कोर्ट एवेन्यू ने ये नोटिस निकाला है, मुझे लगता है इसमें चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाना चाहिए, तो उनको भी सम्मान होना चाहिए था कि भाई आप बताइए कि आखिर ये वोट बना कैसे जब वो एनआरआई थी। तो ये एक बड़ा विषय है। बिल्कुल। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में किस तरीके से कार्रवाई होगी, या कोर्ट ने जिस तरीके से नोटिस तो यहाँ पर जारी कर दिया है, अब सोनिया गांधी की तरफ से भी तमाम दलीलें यहाँ पर पेश की जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा विचित्र सा मामला यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि 1980 का ये मामला है। और ऐसे हाँ, बिल्कुल साहिल जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और ये अकेले सोनिया गांधी का नहीं होगा। हाँ, अगर आप तब से देखें 1980 से 2025 तक तमाम ऐसे वोटर्स होंगे जो या तो विदेशों में शिफ्ट करके चले गए, भारत के तमाम 3 से 4 लाख नागरिकों ने नागरिकता छोड़ दी, माइग्रेट करके दूसरे देशों में, उनके वोट कटे क्या? इसका कोई जवाब है चुनाव आयोग के पास? बताए कि हाँ इतने लोग माइग्रेट किए हैं, पासपोर्ट के अनुसार हैं, क्या आपने अपडेट किया? या तो लिंक करो, आपने लिंक तो कुछ किया ही नहीं है। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के साथ दुर्भाग्य है कि कोई इंफ्रा ही नहीं है उसका अपना। तो जब इंफ्रा ही उनके पास नहीं है तो किसके बेसिस पे वेरीफाई करेंगे और कैसे करेंगे? उनका तो कोई स्टाफ होता नहीं है। वो इधर उधर से स्टाफ को हायर करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं और उसके बाद वो बीएलओ का काम कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया जिस देश की नींव जो है वो वोटिंग के आधार पर है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और आप उसी को इतना कमजोर करके रखे हो, उसके बाद अपना कोई स्थायी स्टाफ नहीं है, कोई जिम्मेदार अफसर नहीं है, तो आप इस प्रक्रिया को पारदर्शी कैसे मान सकते हैं, निष्पक्ष कैसे मान सकते हैं? अपने आप एक बड़ा सवाल है। ठीक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने आधार इंट्रोड्यूस किया, आधार जब इंट्रोड्यूस हो गया तो आप आधार से लिंक कर दीजिए सारे के सारे, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? और आधार के अंदर तो आदमी का थंब इम्प्रेशन, आई इम्प्रेशन सब कुछ होता है जी, वो आई स्कैन होते हैं, तो फिर जब डुप्लीकेसी हो कैसे जाएगी? ठीक है। और मैं एक लाइन और कहूंगा जी साहिल जी, जब आप वोट डलवाते हैं, आप वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड जारी करिए, आदमी आएगा उसका स्कैन करिए, स्कैन करके वेरीफाई होगा, उसके बाद चला जाए वोट डाले, क्या दिक्कत आ रही है उसमें जी? तो वो प्रक्रिया आप एआई के जमाने में आ गए और वो ठगी ठगाई प्रक्रिया को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी तो है। ठीक है, चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम डलवाने का आरोप सोनिया गांधी पर लगा है।
राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी को ये नोटिस जारी किया गया है। अब इस पूरे मामले में 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था, इसको लेकर ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छतरपुर की। छतरपुर जिले की बमीठा ग्राम पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। ये मुद्दा खजुराहो में होने वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक से पहले स्थानीय स्तर पर चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में आज कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इस अवसर पर बमीठा ग्राम पंचायत के सरपंच ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर अपनी पुरानी मांग को दोहराया। उनका कहना है कि बमीठा का तेजी से हो रहा विकास, बढ़ती आबादी और क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए इसे नगर परिषद का दर्जा मिलना जरूरी है। सरपंच का यह भी मानना है कि नगर परिषद बनने से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, पर्यटन संभावनाओं का विकास और जन सुविधाओं में सुधार की मदद मिलेगी। तो स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई है कि कैबिनेट बैठक में उनकी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें खजुराहो में चल रही इस बैठक पर टिकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बमीठा में को नगर परिषद बनाने के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा या फिर नहीं। उधर टीकमगढ़ में समय पर खाद की उपलब्धता न होने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिले की कई तहसीलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर महिलाएं भी शामिल होकर सड़क पर बैठकर जाम लगा रही हैं और आपको बता दें कि यातायात इससे बाधित हुआ है। तो स्थानीय किसान संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर खाद की किल्लत पर ध्यान देने की मांग की है। इसके बाद प्रशासन ने खाद्य वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी और केंद्रों पर वितरण शुरू कर दिया गया। जिले के किसान अब प्रशासन से पर्याप्त और समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी खेती प्रभावित ना हो और फसलों की उत्पादकता भी बनी रहे। वहीं शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे दिन कारोबारी दिन गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों रेड जोन में बने हुए हैं। इस बीच एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर बुरी तरह से टूटे हैं। इनमें ये गिरावट डोनाल्ड ट्रंप की नई वार्निंग के बाद देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने चावल पर टैरिफ बम फोड़ने के संकेत दिए हैं। इसके बाद भारतीय चावल निर्यातक कंपनियों के शेयर टूटते जा रहे हैं। इनमें से कुछ तो 8% से ज़्यादा फिसल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत से आने वाले चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका में चावल की डंपिंग नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों के लिए $12 अरब की मदद करने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत से सस्ता चावल आने की वजह से अमेरिका के चावल उत्पादक परेशान हैं और उनके दाम गिर रहे हैं। ये बात उन्हें अमेरिका की बड़ी चावल कंपनी कैनेडी राइस मिल्स की मालकिन और CEO मेरिल कैनेडी ने बताई, जिसके बाद ट्रंप ने साफ कहा कि वो भारतीय चावल पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं, ताकि अमेरिकी किसानों को बचाया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।